हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा, मेरा वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है और काफ़ी कम समय आपके पास में है, अभी पेपर के लिए बचा हुआ है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा इस टाइप का मॉडिफिकेशन करने में समय लगता है, तो ये मैं छोटा सा वीडियो आपको इकोनॉमी के पर्पज से दे रहा हूँ। 5 नंबर की इकोनॉमी आपके पेट में मेंशन है, उसी के लिहाज से ये मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया है, कंप्लीट बोर्ड फिल किया है। ये केवल वो डेटा है जो पेपर की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इस पे फोकस करिए। और ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये है अंतिम समय के लिए कि ये उन सारी चीजों का समावेशन है जो पेपर में पूर्णतः चांसेस हैं आने के। ठीक है, तो इन चीजों पे, छोटे से वीडियो में इन सारी चीजों पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, और अच्छे से अगर इसको आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को 1-2 बार देखने के बाद में अगर आप करंट अफेयर्स को रिलेट कर लेते हैं, इनसे टच कर लेते हैं इनसे, तो इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि बहुत सारी बुक्स को, बहुत सारे डेटा को क्लियर करने के बाद में एक बोर्ड पे पूरी इकोनॉमी पेट के लेवल की भी लानी टफ थी। ठीक है, जो मैंने पूरी कोशिश की है। चलिए आगे देखते हैं और कम समय में कैसे इसको टैकल किया जाए, इस पे क्या करिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। मैं जो बोलूंगा उस पर और जो डेटा लिखा हुआ है उस पर, जब मैं बोलूंगा तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि कोई चीज अलग से मैं मेंशन करूंगा तो उसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला, जैसा हम लोग इकोनॉमी को मोटा मोटा समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इकोनॉमी बेसिकली है क्या। तो छोटे से टर्म्स में आपको समझाऊंगा, जो पेट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वहां पे डेफिनेशन पेट में जो पूछी जा सकती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि इकोनॉमी बहुत ब्रॉड है और इकोनॉमी को एक लेक्चर में खत्म करना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने कोशिश की है। देखिए, पहले तो बात करते हैं इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो अर्थव्यवस्था को अगर सिंपल टर्म में समझा जाए तो वित्तीय जो एक शासन की या सरकार की वित्तीय समावेशन की जो प्रक्रिया होती है वो अर्थव्यवस्था प्रदर्शित करती है, अर्थव्यवस्था परिभाषित करती है। अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पे 3 भागों में, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं बट 3 भागों में से बांटा गया है। एक तो बांटा गया है समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो आपसे पेट के लिहाज से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो मैं पहले बात करूंगा कि समाजवादी की बात करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सिंपल सा टर्म समझिएगा। इसे समझते हैं गवर्नमेंट और इस पी को समझते हैं पूंजीवाद या फिर निजी क्षेत्र। राइट, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होती है, नियंत्रण सरकार का अधिक रहता है। मतलब क्या कि निजी क्षेत्र की भागीदारी तो है बट उस प्रतिशतता में नहीं है जिस प्रतिशतता में सरकार की भागीदारी रहती है, यानी कि आधिकारिक तौर पे नियंत्रण किसका रहेगा, सरकार का रहेगा। उसके बाद में आ जाता है पूंजीवादी। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यही इतर उल्टा हो जाता है, यानी कि P इज ग्रेटर देन G। मतलब क्या कि यहाँ पर जो निजी क्षेत्र है उसकी भागीदारी अधिक हो जाती है और सरकार उदारीकरण दिखाती है, मतलब उनकी नीतियों में ढील आ जाती है, जैसा कि भारतीय संदर्भ में 1991 में हुआ था। ठीक है, नरसिम्हा के समय हुआ था। अच्छा, अब बात करते हैं मिश्रित की। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकार की मिली जुली संगत होती है। मतलब 3 टाइप की अर्थव्यवस्था आजकल जो सृजन की जा रही है वो ये, पहला तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार की भागीदारी ज्यादा होती है, निजी क्षेत्र की कम होती है। पूंजी क्षेत्र में क्या होता है, निजी क्षेत्र ज्यादा हावी रहता है सरकार के कंपैरिजन में, और मिश्रित में दोनों की मिलीजुली संगत दिखती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अगर आपसे पूछ ले कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल क्या होता है, तो मूल है इनका लाभ की प्राप्ति। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाभ की प्राप्ति पर कार्य करती है, इतना जानना आपके लिए सफिशिएंट है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में कभी अगर ज्यादा डीप जाएगा तो ये पूछ सकता है कॉन्सेप्ट किसका दिया हुआ है, तो याद रखना नाम एडम स्मिथ का। किसका नाम याद रखोगे आप, एडम स्मिथ का। ठीक है, इसकी एक बुक आई थी, क्या नाम था उस बुक का, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। और समाजवादी की बात करेंगे तो समाजवादी में आप मोटा मोटा नाम याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का। ठीक है, ठीक। अच्छा, और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था आज का आधुनिक समय की मांग है। ठीक है, जिसमें निजी क्षेत्र का निवेश भी आवश्यक हो गया सरकारों के लिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था का आकार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए निवेश आवश्यक हो गया है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया मोटे तौर पे, हमने ये समझ लिया कि समाजवादी किसे कहते हैं, मिश्रित किसे कहते हैं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है,
तो एक बार फिर से रिवीजन कर लिए। समाजवादी में क्या होगा कि सरकार का रोल ज्यादा हो जाएगा निजी क्षेत्र के कंपैरिजन में। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का आधिकारिक तौर पर अधिकार ज्यादा हो जाएगा सरकार के कंपैरिजन में। विस्तृत में दोनों का मिला जुला स्वरूप देखने को मिलता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल होता है लाभ कमाना, और समाजवादी अर्थव्यवस्था चूंकि सरकार उसमें ज्यादा मॉडल रोल में है तो क्या करेगी, समाज कल्याण की बात करेगी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब समाज कल्याण की बात करेगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था को प्रथम दृष्टया प्रतिपादित करने का जो हम लोग मानते हैं अर्थशास्त्र में कहा जाता है वो कार्ल मार्क्स की देन मानी जाती है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ की। ठीक है, चलिए अब हम आकलन के तौर पे देखते हैं। तो भारत में जो राष्ट्रीय तौर पर यानी कि जो, क्योंकि एक व्यक्ति की आय से मतलब नहीं है, हमें पूरे राष्ट्र की आय का आकलन करना आवश्यक है। तो जो आजकल के जो टर्म्स यूज होते हैं जैसे कि ये नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय का मतलब ये संपूर्ण भू क्षेत्र में उपस्थित जनसंख्या की सेवाओं और वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य किसी वर्ष में। ठीक है, किसी वर्ष में। अच्छा, बैंकिंग वर्ष भी कभी कभी पूछता है, तो 1 अप्रैल से याद रखिएगा 31 मार्च तक, ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है आपको। और आप लोग ये बताइए कि कृषि वर्ष कितना होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, आपको कृषि वर्ष बताइएगा। तो नेशनल इनकम के बारे में मैंने बताया क्या कि एक वर्ष में जो भू क्षेत्र में उपस्थित लोगों की सेवाओं और वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य, वो क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम कहलाएगा। इसी नेशनल इनकम से अगर आपको पर कैपिटा इनकम निकालनी हो, प्रति व्यक्ति आय निकालनी हो, तो आप कैसे करोगे, टोटल नेशनल इनकम ले लेना और जनसंख्या को डिवाइड कर देना, तो ये आपका आ जाएगा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बड़ा है रोल कि जीडीपी की बात करते हैं। जीडीपी को परिभाषित, चूंकि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जीडीपी क्या होता है, इसमें मूल्य कटौती ये वो ऐड हो जाता है तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो जीडीपी को एकदम शांत छोटे से तौर पे समझते हैं बच्चों की तरह से। जीडीपी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बस उसको थोड़ा सा जो पेट के लायक है उतना आप समझ लीजिए कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है, या प्रोडक्ट। अब देखो जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद में को कैसे हम परिभाषित करते हैं, तो सिंपल सा, भू क्षेत्र में निवासी, ध्यान देना, निवासी प्लस गैर निवासी, इस पे ध्यान देना, और एक निश्चित समय होगा, मतलब समय अंतराल क्या होगा, मैंने बताया आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च, निवासी गैर निवासी, और समय 1 वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य उस राष्ट्र की सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। कहने का मतलब क्या, सिंपल सा समझते हैं कि जीडीपी को अगर परिभाषित करना हो आपको, तो जीडीपी को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है किसी भी राष्ट्र के एक निश्चित समय अंतराल, वो समय अंतराल क्या होगा, 1 अप्रैल, भारतीय संदर्भ में 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य निवासी और गैर निवासियों के वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद परिभाषित करता है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं एनडीपी पे, यानी कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, एनडीपी की बात करते हैं, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसमें क्या होगा, देखो सिंपल सा अगर समझना है तो जीडीपी प्लस आय और व्यय, ये आय और व्यय क्या है इसको समझाते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, जीडीपी में गैर निवासी और निवासी, 2 टर्म मैंने बोले थे। तो निवासी यानी कि जो भारतीय भू क्षेत्र में है, गैर निवासी जो है, ठीक, यानी कि भारत से किसी दूसरे देश में भी तो लोग रहते होंगे, भारतीय जो होंगे वो रेमिटेंस भारत भेज रहे होंगे, ठीक है, रेमिटेंस भारत भेज रहे होंगे, और इस देश के दूसरे नागरिक जो इसके खुद के नागरिक हो, इस देश में भारत में रहते होंगे, वो इस देश को रेमिटेंस भेज रहे होंगे। ठीक है, तो जो एनडीपी आएगा, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो आएगा वो क्या आएगा कि जीडीपी होगा, जीडीपी को प्लस करेंगे किससे, बाहर से विदेशी जो आय होगी उससे, और भारत से जो दूसरे देश में गई होगी उस आय को मैनेज करके, यानी कि आय और जो भारत से गई यानी कि व्यय माइनस करेंगे, ये जो टोटल आएगा आकलित मूल्य आएगा वो जीडीपी में जब हम ऐड करेंगे तो एनडीपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टर्म की। अगला टर्म हमारा क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्शन की बात करता है। तो नेट नेशनल प्रोडक्शन का मतलब सिंपल सा ये है, जीडीपी में जब हम मूल्य कटौती को ऐड कर देंगे, जीडीपी में जब हम मूल्य कटौती को ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्शन आ जाएगा। चलो भाई हम इसको हटा देते हैं अब, ठीक है।
मैं इसलिए हटा रहा हूं ये कि आपको बोर्ड भरा भरा सा ना लगे, थोड़ा देखने में आपको ज्यादा असमंजस ना हो, प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करते हैं जो उसमें दूसरा टॉप दिया गया आर्थिक सुधार। तो आर्थिक सुधार में भारतीय संदर्भ में सबसे पहले नियोजन की बात करेंगे। आकलन की बात करें अगर, तो आकलन सबसे पहले भारत में जो आकलन दिखता है इतिहास के तौर पे, तो इनका नाम आप याद रखिएगा, आपको काम आएगा, दादा भाई का, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। 1867 में प्लान इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल ना, ये बुक थी इनकी 1868 में। दादा भाई नौरोजी इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये फेमस अभी हाल फिलहाल चर्चा में रहे हैं। क्यों चर्चा में रहे हैं? ब्रिटेन में, ब्रिटिश में, नॉर्थ ब्रिटिश में जहां पर ये रहते थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, आप सबको पता होगा पहले आधिकारिक तौर पे ब्रिटेन असेंबली में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। तो दादा भाई नौरोजी जहां रहते थे, अभी हाल फिलहाल में इनके घर को ब्लू फ्लैग टैग दे दिया गया है। अब इस ब्लू टैग का मतलब क्या है? ये उपस्थिति दिखाता है, ये हेरिटेज एक हिसाब से धरोहर के तौर पे प्रमाणित कर दिया गया है इनके घर को अभी 2022 में, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो पहला आकलन का तो जो हम लोग देखते हैं, उसके बाद राव साहब ने भी किया है आकलन, लेकिन सबसे पहला अगर भारत में आकलन की दृष्टि से देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी 1867। अच्छा, अब हम बात करते हैं नियोजन की। तो नियोजन भारतीयों में नियोजन स्टार्ट तो 1930 से पहले भी माना जाता था, लेकिन आधिकारिक तौर पे अगर हम देखें तो जो नियोजन की बात हुई वो सबसे पहले 1934 में आ गई, किसकी? एमबी द्वारा, ठीक है, यानी कि एम विश्वेश्वरैया के द्वारा पहला आकलन जो भारतीय संदर्भ में जो नियोजन के बारे में बात की गई, ठीक है, वो पहला नियोजन की जो प्रस्तुति हुई वो किसके द्वारा? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा हुई। दूसरा अगर हम देखते हैं तो 1938 में, आप सबको पता होगा 1938 सुभाष जी हमारे यहाँ आईएनसी के प्रेसिडेंट थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस जी थे, और एक राष्ट्रीय योजना समिति बनी, एक राष्ट्रीय योजना समिति बनी इसी आईएनसी के सभा में, और इसकी अध्यक्षता, ध्यान देना, आईएनसी की अध्यक्षता किसके पास थी? सुभाष चंद्र बोस जी के पास थी, और योजना समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा था? पंडित जी कर रहे थे, पंडित नेहरू जी कर रहे थे, ठीक है, इस पे ध्यान देना। 1938 में जो नियोजन हुआ, यानी कि राष्ट्रीय नियोजन समिति जो बनी, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जी ने की, और आईएनसी का जो सभा था, आईएनसी का जो सवेशन था या अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता हमारे किसने की? सुभाष चंद्र बोस जी ने की। उसके बाद हम देखते हैं तो 1944 में फिर एक बार आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई किसकी? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये जो समिति बनी, 8 जो व्यापारी थे बॉम्बे प्लांट में, जिनकी भागीदारी थी मुंबई निवासित, वो प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया या प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया लेके आए 1944 में। फिर 1945 में एम एन रॉय साहब लाए, ठीक है, जन योजना, ठीक है, याद रखना इसके बारे में, ठीक। उसके बाद में 1950 में सर्वोदय प्लान आया। सर्वोदय प्लान भी नियोजन के पर आधारित था, किसके द्वारा? जेपी नारायण जी के द्वारा या जेपी जी के द्वारा, ठीक है। अच्छा, ये जो सर्वोदय प्लान था, इसका कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेना। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सर्वोदय का, तो सर्वोदय का मतलब होता है सर्वहित विकास, मतलब सबका विकास। अभी जो बीजेपी का टैगलाइन है ना, सबका साथ सबका विकास, तो सर्वोदय कहीं ना कहीं इसी का आधार है, मूल ये है सर्वोदय। ये किससे प्रभावित है? तो ये गांधी जी द्वारा प्रभावित है, यानी कि सर्वोदय, सर्व उदय, सभी का उदय, ये किसका प्लान है बेसिकली? तो ये गांधी जी का प्लान आता है सर्वोदय का, जेपी नारायण जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1950 में। फिर आपको पता होगा पीटी नेहरू सरकार, अंतरिम सरकार गठित हुई, उसके बाद में योजना आयोग बना 1950 में ही, ठीक, 1950 में योजना आयोग बना। अब योजना आयोग, अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा आप जान लो कि योजना आयोग का जो मॉडिफिकेशन कार्य करने का दौर था, वो हाई टू लो था, मतलब अप टू बॉटम था, ठीक है, ये करने का था। उसी को 2015 में बीजेपी सरकार ने बदलकर दे दिया नाम, क्या? नीति आयोग, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, राइट, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ये नाम दे दिया नीति आयोग को। किसने? योजना आयोग के तर्ज पर बीजेपी सरकार ने 2015 को। तो ये देख लीजिए आप, ठीक है, ये तो नियोजन की पहले हुई, जो नियोजन स्टार्ट हुआ। अब भारत में स्टार्ट होगा 5 ईयर प्लान। योजना आयोग 1950, योजना आयोग ने 5 वर्ष के लक्ष्यों को प्रस्तुत किया, जिनको हम 5 ईयर प्लान कहते हैं। चलिए अब हम उस पर बात कर देते हैं, ठीक है, 5 ईयर प्लान पे बात करेंगे।
ठीक है। तो 5 ईयर प्लान को हम लोग देखते हैं। तो 5 ईयर प्लान से पहले ये जान लो किससे प्रभावित है। तो ये प्रभावित है यूएसएसआर से। किससे प्रभावित है? यूएसएसआर से, मतलब कि सोवियत संघ से। सोवियत संघ के हमने संविधान में क्या लिया, ये भी यहाँ पे एक देख लो, SAR। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने सोवियत संघ से लिया। अब ये SAR क्या है? तो समाजवाद यानी कि आर्थिक और राजनीतिक, ये जो हमने स्वतंत्रताएं ली हैं ये यूएसएसआर से प्रभावित हैं। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यूएसएसआर से हम लोगों ने 5 ईयर प्लान लिया। अच्छा, 5 ईयर प्लान को अगर डीपली पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैंने केवल उन चीजों को उठाया है जो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिस्टली पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम रखते हैं। तो पहले हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। पहला 5 ईयर प्लान जो प्रस्तुत किया गया 1951 से 1956 की ड्यूरेशन रही। ठीक है, 1951 से 1956 के बीच में ड्यूरेशन रही। हेवर डोनाल्ड मॉडल, एचडी मॉडल ऐड किया गया। आधार क्या था? ठीक है, हेवर डोनाल्ड मॉडल यानी एचडी मॉडल। क्या क्या हुआ? पहला तो जान लो, ये कृषि आधिक्य थी। कृषि आधिक्य का क्या मतलब? कृषि आधारित, कृषि क्षेत्र के विकास के बारे में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल था। क्या? कृषि क्षेत्र को विकसित करना। और हमें भारत को कृषि क्षेत्र में और ज्यादा क्या, क्योंकि ब्रिटेन के जाने के बाद या ब्रिटिशर्स के जाने के बाद में हमारे पास में उच्च खाद्यान्न या जो खाद्यान्नों की पहुंच है वो पर्याप्त नहीं थी। तो पहला जो प्लान था किसी क्षेत्र के विकास के बारे में था। ड्यूरेशन क्या थी? 51 से 56 के मध्य। अच्छा, मॉडल का आधार क्या था? तो एचडी मॉडल। ठीक है, हेवर डोनाल्ड मॉडल देख लेना आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें हुआ क्या। तो इसमें ब्यास, भाखड़ा नागल और दामोदर, ध्यान देना, BVD मैंने लिखा, ब्यास, भाखड़ा नागल और दामोदर, ये पंचवर्षीय ये जो आपकी परियोजनाएं इनका शिलान्यास हुआ और ये आधिकारिक तौर पर निर्मित हुई। और CDP चला। CDP मतलब सामुदायिक, ठीक है, जो CDP सामुदायिक यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में चला था आपका। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसी को 1957 पे हमने आधार क्या दिया? हमने आधार इसका क्या दिया था? पंचायती राज। आगे जाके कन्वर्ट हो गई। चलो ये तो बात की बात है, पहले इस पे ध्यान देते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना में हमने क्या किया? पहले तो हम ड्यूरेशन देखते हैं, 51 से 56 के मध्य। मॉडल का था एचडी मॉडल था। आधार क्या था? कृषि क्षेत्र को विकसित करना था। क्या क्या हुआ? तो ब्यास, यहां मैं लिखे दे रहा हूं, भाखड़ा नांगल और उसके बाद में दामोदर, ये परियोजनाएं बनी। ठीक है, जिसे आप परिचित होंगे अच्छे से। उसके बाद में जब हम दूसरे की बात करते हैं तो PC महालनोबिस। और ये आधार क्या था कि तो ये भारी उद्योगों पे आधारित थी। भारी उद्योगों का विकास ही है। रीजन क्या था? कृषि क्षेत्र विकास के बाद में समाज में जब औद्योगिकरण की बात हम करेंगे तो उनके लिए क्या चाहिए? आधारभूत संरचनाएं चाहिए। और आधारभूत संरचनाओं के लिए भारी उद्योगों का विकास होना आवश्यक था। तो PC महालनोबिस की रिपोर्ट में ये चीज सामने आई कि भारी उद्योगों का विकास आवश्यक है। तो जो उस समय की UPA सरकार थी उनका जो ध्यान गया वो भारी उद्योगों की तरफ गया। तो पंचवर्षीय योजना का स्वरूप बदला और इसका आधार बना भारी उद्योगों का विकास। अब इसमें क्या हुआ इंपॉर्टेंट? तो इसमें BDR, ठीक है, BDR मैं बता देता हूं आपको। BDR क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। टाइम पीरियड देख लीजिए 56 से 61। ठीक, पहले वाले का 51 से 56, 56 से 61 दूसरी वाले का। तो बना BDR। ये हो गया राउरकेला, D से हो गया दुर्गापुर और B से हो गया भिलाई। तो ये भिलाई का जो हमको लूट के गए ब्रिटेन, उन्होंने भलाई की करने की कोशिश की। ठीक, सॉरी, भिलाई तो USSR की थी। ठीक, दुर्गापुर जो स्टैब्लिशमेंट था, दुर्गापुर प्लांट की बात करें तो ये ब्रिटेन ने मदद की हमारी बनाने में। और राउरकेला की बात करें तो ये हमारी मदद की थी जर्मनी ने। ठीक है, तो याद रखना, भिलाई USSR सोवियत संघ जिसे बोलते हैं, दुर्गापुर ब्रिटेन और राउरकेला जर्मनी। ठीक है, ये क्या है? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का लेखा जोखा है। किस मॉडल पे आधारित है? तो PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। अब हम बात करते हैं तृतीय की। तृतीय इंपॉर्टेंट क्यों, इस पे भी ध्यान दो। देखो, तीसरी जो थी हम बोलते हैं ये नेगेटिव हुई। नेगेटिव इन द सेंस जो लक्ष्य भारत सरकार ने सोचे थे वो उनको नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? इसके 3 पर्याप्त कारण थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई तीसरी परियोजना में।
तीसरी जो पंचवर्षीय योजना जब लागू हुई तो उसने ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को बदला दिया पूरी तरह से। भारत में जो अस्थिरता थी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की, वो देखने में आई सामने। क्यों आई? 1962 में पहला तो चाइना वॉर, फिर 1965 में पाकिस्तान हमारा लड़का हमसे भिड़ गया, उसके बाद में 1960 में क्लाइमेट जो ड्रॉट, सूखा पड़ा, अकाल। तो इन तीनों आपदाओं से हम उबर नहीं पाए। ठीक है, तो यानी कि 62, 65 और 66 याद रखिएगा। उसके बाद में बात करते हैं फिर आगे क्या हुआ, तो हो गया योजना अवकाश। अब ये योजना अवकाश क्यों हुआ? क्योंकि ये त्रासदी इतनी ज्यादा थी कि अत्यधिक जो पूंजी चाहिए सरकार के पास उपस्थित नहीं थी। तो उसमें क्या किया गया कि हमने या सरकार ने उन छोटे छोटे लक्ष्यों को आधारित कर लिया जिनके लिए विकास आवश्यक था, जिनका विकास आवश्यक था उस समय। तो योजना अवकाश में इस जो क्रम को जो चला रहा था 5 वर्षीय योजना का, वो टूटा और प्रथम अवकाश जो दिखा हमें वो 66 से 69, 1966 से 1969 के मध्य एक प्रथम अवकाश दिखा। उसके बाद हम बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई 1969 से 74 के मध्य। अब इसमें क्या हुआ? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई। इंदिरा जी द्वारा इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि उन्होंने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया। ये किसी महिला प्रधानमंत्री द्वारा इतना बड़ा कदम भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक महिला द्वारा किया गया प्रथम ऐसा कार्य था जिसने इंदिरा को काफी ऊपर कर दिया, ठीक, राजनीति में काफी नाम कर दिया। क्या किया कि उन्होंने चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण ही कर डाला। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में पांचवी पंचवर्षीय योजना आती है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में अच्छा एक चीज बताइएगा, 1974 में कुछ और भी हुआ था, क्या हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी बटोरने की कोशिश करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है ये भारतीय राजनीति की दृष्टि से। ठीक, अब हम बात करते हैं 1974 से, यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना की। पांचवी पंचवर्षीय योजना जब हमें पता है ना, चौथी कहां से चली 1969 से 74 के मध्य, तो पांचवी चलेगी 1974 से 79, राइट। ये तीनों चलनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये एक वर्ष पूर्व ही खत्म कर दी गई। हुआ क्या, इंपॉर्टेंट क्या था? तो भारत में गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया गया, और गरीबी हटाओ के साथ में क्या क्या आया? पहले तो कुछ योजनाएं आई जिन्होंने ग्रामीण स्तर पर विकास करने की कोशिश की, जैसे लाइक काम के बदले अनाज, एक आया ये। फिर ICDS इसी में आया, इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम। ये सारी चीजें किसमें आई? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। क्यों, क्या रीजन था? तो रीजन ये था कि जो जनसंख्या का बढ़ता हुआ स्वरूप था वो अति ग्रामीण था, और ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो हमारा 1952 में सामुदायिक विकास जो हमने कार्यक्रम स्टार्ट किया था, उसने विकास तो किया लेकिन विकास के साथ में असमानता को चरम पे ला दिया, जिससे क्या हुआ, समाज में गरीबी भी हुई। अब गरीबी होने पर सरकार को समावेशन विकास चाहिए। सरकार का कभी कोई किसी भी सरकार का कतई ये ध्येय नहीं हो सकता कि इसी क्षेत्र विशेष का ही विकास उनके लिए परम ध्येय हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने समावेशन की दृष्टि से जो ग्रामीण स्तर पर हैं उन योजनाओं को महत्व दिया जो ग्रामीण से क्या विकास करें और गरीबी को हटाएं या गरीबी उन्मूलन में पार्टिसिपेटेड हो, भाग लें। ठीक, तो उसके लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा। टाइम ड्यूरेशन क्या है? तो 1974 से 1978। होना क्या चाहिए? होना चाहिए 1979, लेकिन कब हुआ? 78 तक ही खत्म हो गया। ठीक है, 78 तक ही जब खत्म हो गया, ठीक, अब 78 जब खत्म हुआ तो 78 में आया क्या? तो आ गया रोलिंग प्लान। क्यों आ गया? क्योंकि जो सरकार चल रही थी वो सरकार पूर्णतया स्थिर नहीं रह पाई, और आ क्या गया? रोलिंग प्लान ला दिया गया। गुरनार मिल्डाल मॉडल आधारित लकड़वाला संस्कृति के आधार पर
रोलिंग प्लान 1978 में भारतीय राजनीति में आया। रोलिंग प्लान का मतलब क्या? एक हिसाब से साइक्लिक प्रोसेस, अर्थव्यवस्था में उन चीजों को महत्व देना जो जनहित आवश्यक है, रोलिंग प्लान का महत्व है। ठीक है, रोलिंग प्लान स्टार्ट हुआ। अच्छा, अब 1978 याद रखिएगा, रोलिंग प्लान के लिए 2 वर्षीय था। 1978 से 1980 के मध्य चला। अच्छा, एक चीज याद रख लेना कि इसी समय विश्व स्तर पे बेसल नॉर्म्स आए, बेसल के नियम आए। ये बैंकिंग सिस्टम से थे। कब आए? 1974। इसका डेट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आएगा तो मैं बताऊंगा चर्चा में। अब हम बात करते हैं 1980 से 85 का दौर। 80 से 85 का दौर मतलब कि हम बात करने जा रहे हैं छठी पंचवर्षीय योजना की 1980 से 1985 के मध्य। तो 1980 किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो याद रखना कि पहले तो 1969 में कितनी बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ? 14 बैंकों का। 1980 में कितनी बैंकों का और नेशनलाइजेशन हो गया? 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं। अच्छा, अभी वर्तमान में कितनी बैंकें हैं? नेशनल बैंक 12। क्यों है आप पता करिए कि जो रनिंग सरकार है अभी, उसने कितनी बैंकों का किसमें मर्ज किया, इसके बारे में जानकारी बटोर लीजिएगा। हालांकि पेट में नहीं आएगा, लेकिन आपको जानकारी होनी आवश्यक है। तो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के मध्य चली, जिसमें 6 बैंकों का फिर से नेशनलाइजेशन हो गया। अब हम बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना में और क्या हुआ। तो मैंने बताया ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का नारा तो दे दिया गया, लेकिन गरीबी हटाओ के मूल कारण क्या है, इसके मध्य में चर्चा होते हुए जब 6 प्लान आया, यानी 6 5 ईयर प्लान आया 1980 से 85 के मध्य, तो उन्होंने ताजीर किसको दी? रोजगार को। यानी कि रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार ने 5 जो एक नीति बनाई, छठे प्लान के अंतर्गत आई, जिसने ग्रामीण स्तर पर रोजगार प्रोड्यूस किया या कराने के प्रयास किए। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रथम बार सामाजिक तौर पे प्रथम बार जो मानव था उसको मानव संसाधन की बात कर दी गई। मानव संसाधन, अब संसाधन से क्या? जो उपयोगी हो, किसी राष्ट्र के लिए मानव उपयोगी मानव संसाधन कहलाएगा। ठीक है, अब जो राष्ट्र विकास में पार्टिसिपेट करे वो मानव संसाधन। तो 7वीं जो पंचवर्षीय योजना में है, वो पहला जो प्राथमिक दृष्टया दिखता है वो ये कि मानव संसाधन पे ज्यादा अहमियत देना प्रारंभ की गई। यानी कि मानव के सर्वांगीण विकास पर उतना विकास जो राष्ट्र हित में क्या करे, भागीदारी सुनिश्चित करे, वो क्या हो गया? मानव संसाधन हो गया। ये कॉन्सेप्ट किसमें इंट्रोड्यूस हुआ? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। टर्नओवर क्या था? 85 से 90 के मध्य। इसके बाद में फर्दर 1990 से 92 के मध्य एक और अवकाश आ गया। ठीक है, एक और अवकाश आया और नई पंचवर्षीय योजना यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कहां से आई? 8वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई 92 से 97। तो जब 8वीं पंचवर्षीय योजना में खास क्या है, 5 ईयर प्लान में खास क्या है? तो 8वीं पंचवर्षीय में खास बात ये कि अभी तक जो लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे थे 5 वर्षीय योजना के द्वारा, उनमें प्रथम बार ऐसा था 6.5 आई थिंक, देख लीजिएगा सर, लेकिन 6.5 के आसपास में प्रथम बार ऐसा था कि पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो निर्धारित हुआ था उसमें विकास देखा गया, और विकास जो वृद्धि दर थी वो हमारी क्या थी? 6.5 थी। यानी अभी तक जो हुई उनमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस 8वें का माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नवी पंचवर्षीय योजना की। तो नवी पंचवर्षीय योजना में हमने मानव संसाधन, हमने रोजगार दिया, रोजगार 6ठे में दिया, 7वें में हमने मानव संसाधन की बात की, 8वें में विकास भी दिखा। तो 9वें में क्या होगा? सामाजिक न्याय भी तो सुनिश्चित करेंगे। अब ये टर्म आ गया सामाजिक न्याय। तो ये क्या होता है? सामाजिक न्याय का मतलब किसी व्यक्ति विशेष तक हर चीज की पहुंच का मतलब जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्या सरकार उनकी पहुंच सुनिश्चित कर पा रही है? अगर हाँ तो सामाजिक न्याय है, अगर नहीं तो नहीं है। तो सामाजिक न्याय का मतलब मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति, ये सामाजिक न्याय सुदृढ़ करेगा। किसमें कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ प्रथम बार? तो 1997 से 2002 के मध्य। पंचवर्षीय योजना 9वीं थी। अब हम बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की। टाइम पीरियड क्या था? 2002 से 2007 के मध्य। क्या खास हुआ? तो खास कुछ नहीं हुआ, बस इनके जो वृद्धि दर थी वो बढ़ गई।
6.5 थी, इसमें लक्ष्य उन्मुख क्या था, तो जो लक्ष्य था उससे अच्छी, और 6 पॉइंट, लक्ष्य तो खैर ऊपर था लेकिन 7.6 के आसपास में लक्ष्य मिल गया। चलिए अब हम बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में सिंपल से ये समझिए कि जो 11th कहां तक पहुंचे थे, तो 2007 तक पहुंचे थे। तो 2007 से 12 के मध्य ग्रामीण जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें हमने बात की क्या की, समावेशन की बात की। ठीक है, तीव्र समावेशन की बात की। ठीक, और सामाजिक न्याय तो था ही था। ठीक, तो 11वें में जो 11th थी हमारी पंचवर्षीय में समावेशन और सामाजिक न्याय को हमने लिया, और उससे क्या होगा, मानव संसाधन विकसित होगा। मानव संसाधन विकास पे हमने जोर डाला। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं क्षेत्र विकास को ध्यान रखा गया। अब आएगी हमारी अंतिम परियोजना या अंतिम पंचवर्षीय योजना। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना कहां से कहां तक, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना चली 2012 से लगाकर 2017 के मध्य। आधारित क्या था, तो इसका था तीव्रतम, ठीक है, अधिक समावेशी विकास। ठीक, यानी कि मानव संसाधन के अधिकतम और समावेशी विकास को हमने ज्यादा महत्व दिया। किसके अंतर्गत दिया, 12वीं के मध्य दिया। अच्छा, 11वीं में याद रखना कि 11वीं का जो विकास दर है ना, वो सर्वाधिक था। जितनी भी पंचवर्षीय योजना हुई उसमें सर्वाधिक था, जो मतलब 1 से लगाकर 11 के मध्य में जो विकास दर थी उसमें सर्वाधिक 11 का था। ठीक है, इसमें ध्यान रखना। तो 12वीं में तीव्र समावेशन की बात की, 11वीं में हमने समावेशन की बात की। तो ये तो हो गया पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आरबीआई पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, इतिहास के बारे में ज्यादा नहीं जानकारी रखने की आवश्यकता है। क्यों, क्योंकि पेट का लेवल इतना स्ट्रांग नहीं है कि वहां पे आपको ले जाएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये जान लो कि इसको ताकत कहां से मिलती है। तो आरबीआई को ताकत मिलती है अधिनियम 1934 से। ये इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई जो बैंकों के रेगुलेशन को देखता है, भारतीय बैंकिंग जो जितनी भी बैंक हैं उनका एक माई बाप है, सरपरस्त है। ठीक, केंद्रीय बैंक है, सरकार का बैंक है। तो बाकी अगर जो बैंकें हैं उन सबको मॉनिटरिंग करता है, उनका रेगुलेशन करता है, उनका ये कस्टडियन है, राइट। तो ताकत कहां से मिलती है, तो अधिनियम 1934 आरबीआई का। ठीक है, अच्छा, अब आरबीआई के बारे में जान लो, ये क्या करता था, देश में मौद्रिक नीतियों का निर्माण, यानी कि देश में मौद्रिक नीतियों का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो आरबीआई के द्वारा होता है। एक और चीज पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है कि जो पहले गवर्नर थे वो क्या, तो ऑसबॉर्न थे। भारतीय स्वतंत्रता के बाद कौन तो बने, तो सीडी देशमुख साहब बने। ठीक है, ऑसबॉर्न, विलियम ऑसबॉर्न और सीडी देशमुख, ये स्वतंत्रता के मध्य, और ये क्या बने, ये क्या है, प्रथम। ठीक, तो इस पे ध्यान देना। अच्छा भाई, ये तो हो गया। अब आरबीआई के कुछ यंत्र होते हैं जिससे वो कंट्रोल करता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रण करने के लिए कुछ नियम कानून भी तो होंगे, तो उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो टर्म आ जाता है हमारा, आ जाता है बीआर, जिसे हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है, बैंक दर। तो बैंक दर या जो बीआर होती है, बैंक रेट, उसमें क्या होता है, जो बैंक होती है ना, बैंकों को लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन ऋण देने के लिए आरबीआई बैंक, ध्यान देना, बैंक रेट एक निश्चित दर इस्तेमाल करती है। आप ये पता लगाइए कि 2022 में बैंक दर क्या है। चलो अभी क्या करते हैं, आरबीआई किसी वाणिज्यिक बैंक को कुछ लोन देती है, लेकिन लोन का जो स्वरूप होगा वो क्या होगा, दीर्घकालिक होगा। ठीक, तो जो लोन देती है उसकी एक निश्चित दर होती है, उसे हम लोग बोलते हैं बैंक दर। ये वो दर है, ध्यान देना, ये वो दर होती है जो जिससे नीचे, सपोज जैसे ए बी सी बैंक है और हमें इससे ऋण चाहिए। ठीक है, तो अगर भाई इसने दे दिया कि भाई आपसे मैं इंटरेस्ट लूंगा 2%, और ये बोल रहे हैं कि हम 4% लेंगे, ये बोल रहे हैं हम 5% लेंगे, तो हम किसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, यानी कि इसके ग्राहक ज्यादा हो जाएंगे, तो इनका मार्केट खराब हो जाएगा। तो आरबीआई इस बैंक रेट के साथ ये भी सुनिश्चित करता है कि मिनिमम जो एक मिनिमम दर है उससे नीचे
किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, किसी व्यापारिक संगठन के लिए, किसी भी चीज के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए जो ऋण की आवाजाही होगी उसकी एक मिनिमम दर होगी, वो डिसाइड कौन करेगा? आरबीआई। तो बैंक दर को हम ये ऐसे सिंपल समझ सकते हैं कि जब सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक किसी वाणिज्यिक बैंक को कोई पैसा देती है तो उसकी एक निश्चित दर होती है, वो दीर्घकालिक ऋण है, याद रखना, दीर्घकालिक ऋण के लिए निश्चित दर होती है, इसलिए क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। अब हम आ जाएंगे किस पे? आरआर पे। ठीक है, रेपो रेट क्या होती है? तो रेपो रेट का मतलब बैंक मैंने बनाया और मैंने बनाया आरबीआई, हमारी सेंट्रल बैंक, राइट। अब रेपो रेट का मतलब एक, देखो मैंने बताया ना, बीआर में क्या होता है? एक दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म ऋण होता है और यहाँ पे क्या है? शॉर्ट टर्म ऋण है, राइट। तो जो शॉर्ट टर्म ऋण के लिए एक निश्चित ब्याज दर होती है। बैंकों को पैसा चाहिए किससे? आरबीआई से। जब आरबीआई इनको कुछ पैसा देगी किसी अल्पकालिक समय के लिए तो एक निश्चित दर पे देगी, ठीक है, निश्चित दर पे देगी, वो हो जाएगी हमारी रेपो रेट। अब हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। तो अभी तक बैंक जो थी वो दे रही थी, बैंक ले रही थी किससे? आरबीआई से। लेकिन अभी क्या हो गया? केस उल्टा हो गया कि अब हमें आरबीआई, सपोज आरबीआई भारतीय मार्केट से पैसा खींचना चाहती है, इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहती है, पैसा खींचना चाहती है, तो पैसा खींचेगी कैसे? तो ये क्या कर देगी? बैंकों से पैसा कन्वे कर लेगी, बैंकों से पैसा लेगी। तो जो बैंक से, क्षेत्रगत वाणिज्यिक बैंकों से जब केंद्रीय बैंक पैसा लेती है उसकी एक निश्चित दर होती है, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब, रेपो रेट का मतलब शॉर्ट टर्म लोन होगा, ठीक है, याद रखना इसके बारे में। तो ये क्या होती है? ये पैसा खींचेगी रिवर्स रेपो रेट में। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ और फंडामेंटल्स होते हैं या कुछ और यंत्र होते हैं जिससे कि आरबीआई जो है वो भारतीय मार्केट में पैसे का रेगुलेशन करती है, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे सपोज होता है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, राइट। एक होता है लैफ, ठीक है, लैफ, लिक्विड या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये दोनों के दोनों आरबीआई द्वारा प्रायोगिक यंत्र हैं जो पैसे की आवाजाही को देख रेख करते हैं। मतलब क्या हुआ? इसकी लिक्विडिटी को मॉनिटर करते हैं। क्या मार्केट में पैसा ज्यादा तो नहीं है, तरलता ज्यादा तो नहीं है, या तरलता अल्पतम तो नहीं है? अगर है तो इन दोनों यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसका मतलब होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, राइट। इन दोनों का इस्तेमाल आरबीआई मार्केट में मनी कंट्रोल करने के लिए करता है। भाई आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है कैश रिजर्व रेशियो, CRR। तो कैश रिजर्व रेशियो में आप ये देखिएगा, कैश रिजर्व रेशियो में सपोज बैंक के पास 100 करोड़ रुपए है, ऐसे समझो किसी बैंक के पास में 100 करोड़ रुपए है, तो आरबीआई की गाइडलाइन क्या कहती है कि आपके पास जो 100 करोड़ रुपए है वो किस अमाउंट में कैश रहेगा, ये आरबीआई डिसाइड कर देता है। सपोज बोल दिया कि आपके पास 40% कैश रहे। क्यों कैश रहे? क्योंकि अगर आपत्ति आई या बैंक में जैसे सपोज भगोड़ा कोई घोषित हो गया, पैसे का लेना देना कम हो गया, मार्केट में पैसे अवेलेबिलिटी के लिए इतना कैश आपको पास रखना चाहिए। तो मोटे तौर पे ये समझो कि वह दर कि कितना कैश कोई वाणिज्यिक बैंक अपने पास रखे क्या कहलाएगा? CRR, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं ओएमओ की। ओएमओ का मतलब क्या, पहले इस पे ध्यान दे देते हैं। ओएमओ का मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या? मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि जब भी आरबीआई को लगे कि मार्केट में पैसा ज्यादा है तो क्या करेगा? ये अपनी सिक्योरिटी निकाल देगा। सिक्योरिटी का मतलब एक प्रायोगिक प्रमाण पत्र जो केंद्रीय बैंक जारी करेगा और ये कहेगा कि एक निश्चित समय बाद हम इतने ब्याज दर पे ये प्रमाण पत्र आपसे खरीद लेंगे, अभी आप खरीद लो और मैं आपको कुछ धन बढ़ाकर, यानी कि आपके जो मूल्य होगा, सपोज आपने 100 रुपए का, जैसा सपोज इसने कहा कि ये भैया एक पेपर है और ये पेपर कोई एक भाई साहब है ए, इन्होंने खरीद लिया। अब इन्होंने तो 100 रुपए उस समय दे दिए, ठीक है, तो इनको फायदा क्या हुआ? तो बैंक ने कहा जब मैं आपसे ये वापस खरीदूंगा तो कितने का खरीदूंगा? 110 का, तो ये आपको 10 रुपए प्रॉफिट में मिलेगा। ये सिक्योरिटी का फंडा होता है, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन सिक्योरिटी, प्रतिभूति खरीदना बेचना, ये जब कहां होता है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है, ठीक है। ये हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात। अच्छा भाई, अब हम आगे चलते हैं फिट के हिसाब से।
तो देखते हैं कि बैंकिंग सिस्टम भारत में कैसा है। तो बैंकों के तौर पे अगर हम देखें तो भारत में बैंक तो सबको पता है सरपरस्ती किसकी है, माई बाप की। माई बाप कौन, आरबीआई। आरबीआई को ताकत कहां से मिल रही है, 1964 एक्ट से, 1934 एक्ट से। तो भारत में कितने प्रकार की बैंकें हैं इस पर देखते हैं। पहला तो हो गया वाणिज्यिक बैंक, आपको पता होगा वाणिज्यिक बैंक कौन सी, यही एक्सिस, एसबीआई, पीएनबी। इनमें क्या क्या होगा आपको पता होगा, ये क्या क्या जनरेट करते हैं। क्रेडिट कार्ड तो आपको फोन करके देते हैं, ठीक, एटीएम होता है, चेक देते हैं, लोन देते हैं, आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, एफडीआई हो सकता, सॉरी एफडी हो सकता है। ये सारे काम कौन करता है, वाणिज्यिक बैंक करता है। अब हम बात करते हैं भूमि विकास बैंक की। तो भूमि विकास बैंक, जैसे कि नाम से पता चला, भूमि किसके पास, हमारे पास तो होने से रही, तो किसानों के पास में रहती है। तो किसानों को दीर्घकालीन ऋण, भूमि विकास के लिए किसानों को, कृषकों को दीर्घकालिक ऋण किसके द्वारा मिल सकता है, तो भूमि विकास बैंकों के द्वारा। उसके बाद में आ जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसका बहुत बड़ा रोल है, ध्यान देना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अभी मैंने बताया था पंचवर्षीय योजना 5, उसमें क्या था, गरीबी हटाओ। तो उसमें जो समावेशन की बात की गई थी, उसके तहत नरसिम्हन समिति थी, नरसिम्हन समिति। और उसमें स्टार्ट हुआ था 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत नरसिम्हन जो समिति थी उसने सुझाया या उसकी सिफारिशों पर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों की बात की गई। अब क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक थी, इनका क्या उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यह था कि भारत जो है केवल शहरों तक तो सीमित रहा, ऐसा तो नहीं है। गांधी जी तो कहते हैं कि असली जो भारत है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है। तो ग्रामीणों तक बैंकिंग की पहुंच, मतलब बैंक ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचा है या नहीं, उसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इन क्षेत्रीय बैंकों का सहारा लिया जाए। ये किसने कहा, नरसिम्हन साहब की समिति ने संतुति की। तो पंचवर्षीय योजना 5 1975 में 2 अक्टूबर के दिन क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों का निर्माण स्टार्ट हुआ, जिसे लोग आरआरबी रूरल, ठीक है, आरआरबी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन आरआरबीज का स्वरूप कैसा होगा, तो स्वरूप के लिए आपको पता होगा कौन कौन पार्टिसिपेंट है। तो एक तो सेंट्रल हो गया, ठीक, उसके बाद में एक प्रायोगिक तौर पे स्पॉन्सर बैंक होगी, और उसके बाद में कौन होगा, स्टेट होगा, ठीक। तो इनका कभी कभी परसेंटेज भी पूछ लेता है कि कौन किसकी क्षेत्र में क्या कितना परसेंटेज रहता है। तो इस पे आप देख लीजिएगा, शायद सेंट्रल रहता है 50%, स्पॉन्सर बैंक रहती है 35%, और स्टेट रहता है 15%। ये आप देख लीजिएगा। अगर 100 रुपए की कोई बैंक की मालियत है, आरआरबी की, रूरल बैंक की, क्षेत्रीय बैंक की, तो उसमें परसेंटेज डिवाइड हो जाएगा, सेंट्रल 50, स्पॉन्सर बैंक जो होगी 35%, और जो आपका स्टेट रहेगा वो 15% स्पॉन्सर करेगा। इसको एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा, जहां तक है तो मैं सही हूं। अच्छा, अब बात करते हैं हम सहकारी बैंक की। तो सहकारी बैंक का मतलब क्या, सहकारिता, जो अभी आपको पता होगा सहकारिता मंत्रालय बना है। आप ये बताइए सहकारिता मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, कौन है मिनिस्टर सहकारी, राइट। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सहकारी की। सहकारी बैंक, अभी मैंने बताया ना कि वित्तीय समावेशन, तो वित्तीय समावेशन को और अधिक मजबूती से क्षेत्र विशेष तक पहुंचाया जा सके, इस आधार पर सहकारी बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया। आपके हिसाब से, जो सिलेबस के हिसाब से सहकारी बैंकों को इतना जानिए, ये सहकारी बैंक तो पहला तो हो गया राज्य स्तरीय हो जाएगा, दूसरा हम बोलते हैं केंद्रीय स्तरीय, ठीक, और तीसरी होती है प्राथमिक या क्षेत्रीय स्तरीय, राइट। तो ये तो हो गया स्टेट लेवल पे, ये हो जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और ये हो जाएगी प्राइमरी, मैं बोल सकता हूं विलेज लेवल पे। क्या उद्देश्य था, तो वित्तीय समावेशन को और अधिक मजबूत किया जाए, प्रत्येक ग्रामीण तक पहुंचा जा सके, बैंकिंग सिस्टम को लेके बैंकिंग पहुंच सबके पास में हो। वो किसने बताया, जो कॉन्सेप्ट था सहकारी बैंकों का था। आजकल जो एक बैंक चली है जिसे हम बोलते हैं कि भुगतान बैंक, पोस्ट पेमेंट बैंक या पेमेंट बैंक, भुगतान बैंक। तो देखो, भुगतान बैंक बचतों को तो प्रमोट करती है, सब कुछ है, सारे कार्य करती है, बस एक चीज याद रखना कि ये क्रेडिट कार्ड जनरेट नहीं करती, बाकी सारे काम करती हैं। क्रेडिट कार्ड जनरेट नहीं करती हैं और बाकी सारे काम कर सकते हैं। जैसे लाइक आपको पता होगा ना, एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है, उसके बाद में आपका पेटीएम हो गया, ये भी तो बैंकिंग सिस्टम से ही है। तो इनको, अच्छा, इन सबका समावेशन या इन सबको जो प्रमाणित तौर पे कौन करता है, तो आरबीआई करता है।
ताकत कहाँ से मिलती है, तो एक्ट याद रखना 1934। ठीक है, तो ये होता है बैंकिंग सिस्टम हो गया भारत में जो बैंकिंग सिस्टम आया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे जो इंपॉर्टेंट है पेट की दृष्टि से, वो है हमारा जीएसटी। ठीक, तो भाई जीएसटी की बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करते हैं, तो प्रथम दृष्टया जो सुझाव दिया था, कब दिया गया था, 2003 में। किसके द्वारा, केलकर के द्वारा। ये केलकर समिति जो थी इसने सुझाव दिया था किसके लिए, जीएसटी के लिए, कि एक इतने सारे राष्ट्र में सिस्टम क्या था, अलग अलग राज्य अलग अलग तरह के वैट लगाते थे, कोई शैट लगा देता था, तो इन सबको एकीकृत कर कर एक राष्ट्र एक कर की नीति पे 2003 में रिकमेंडेशन किसने दी थी, केलकर समिति ने दी थी। तो संशोधन हुआ, बीजेपी सरकार ने किया, कब किया, 2017 में किया। ठीक, अब संशोधन कहां हुआ ये भी जान लो, तो आर्टिकल 246A में हुआ, आर्टिकल 259 में हुआ, 69 में। ठीक है, ये संशोधन यहां पर हुए, और शायद आर्टिकल अगर मैं गलत नहीं हूं तो 79 में भी संशोधन हुआ। इन आर्टिकलों में संशोधन किया गया। कब किया गया, किस संशोधन के द्वारा किया गया, तो 101 में संविधान संशोधन के द्वारा, एबीडी अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। तो 1 ठीक है जुलाई को स्टार्ट कर दिया गया क्या, जीएसटी। ठीक, कितनी दर होती हैं, तो इसमें बहुत दर होती है, 5 होती है। कौन कौन सी होती है आप पता कर लीजिएगा। ठीक है, अब जीएसटी के बारे में देख लेते हैं। तो जीएसटी को अगर हम पार्टिसिपेट यानी कि डिवाइड करें तो 3 टाइप की जीएसटी होती है, होता है सीजीएसटी होता है, एक होता है आईजीएसटी होता है, और एक होता है एसजीएसटी। ठीक है, तो सीजीएसटी सेंट्रल, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, और आईजीएसटी मतलब स्टेट टू स्टेट अगर कोई चीज मूवमेंट में है तो उससे आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लिया जाएगा। तो जीएसटी के बारे में बस इतना ही जान लीजिए। 2003 में रिकमेंडेशन केलकर समिति के द्वारा, 2017 1 जुलाई को जो स्टार्ट हुआ, वो आर्टिकल में कहाँ 246 में, 269 में और 279 में ये चेंजेस हुए, तो जीएसटी परिणित हुआ। 101वां संविधान संशोधन, 3 प्रकार के जीएसटी। ठीक है, ये जीएसटी के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन आता है कि कभी तो जीएसटी में कौन कौन से कर हैं, ये कर ऐड हुए, तो याद रखना वो सारे कर जो इनडायरेक्ट हैं वो जीएसटी में ऐड हैं। ठीक, जैसे वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स वगैरह हो गया ना, तो ये सारे कर किसमें ऐड हो जाएंगे, जीएसटी में। भारत में अगर हम टैक्स सिस्टम की बात करें तो टैक्स सिस्टम 2 टाइप से लिया जाता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। राइट, तो डायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा, जैसे तुम्हारा हो गया इनकम टैक्स, ठीक, कॉर्पोरेट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में आ जाएगा तुम्हारा पूंजी कर, उसके बाद आ जाएगा संपदा कर, ये भी इसमें ऐड हो जाता है। तो ये सारे कर क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। कौन सा, इनकम, निगम यानी कॉर्पोरेट, पूंजी कर और संपदा कर। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आ जाएगा, जैसे आ गया तुम्हारा कस्टम, ये भी तो इनडायरेक्ट है। और उसके बाद में आ गया हमारे बड़े भाई साहब कौन सा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। ये क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये डायरेक्ट टैक्स हो जाएंगे, ये इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएंगे। चलिए भाई, अब इसके अलावा हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कौन सी कुछ समितियां बहुत योगदान देने का बहुत महत्वपूर्ण रहा। उन समितियां कौन कौन सी समितियां ऐसी हैं जिनका भारतीय बैंकिंग सिस्टम में काफी ज्यादा योगदान रहा। तो मैंने बहुत बार नाम लिया नरसिम्हन जी का, नरसिम्हन समिति। इन्होंने बैंकिंग सेक्टर की दक्षता के लिए बड़ा काम किया, बैंकिंग सुधार। ठीक, इनका नाम याद रखना आप। उसके बाद में आप एक ना आबिद अली, इनका भी नाम याद रखना। इन्होंने एमएसएमई क्षेत्र के लिए, एमएसएमई क्षेत्र के लिए इन्होंने काम किया, या इनकी समिति का आधार क्या था, एमएसएमई था। उसके बाद में आ जाएंगे एक भाई साहब थे राजा चिलैया, इन्होंने कर सुधार पे काम किया। ठीक है, इस समिति का उद्देश्य क्या था, कर सुधार था। एक और भाई साहब थे, नाम था इनका तारापुर समिति जो थी वो पूंजी निर्माण पे, यानी कि पूंजी की आवाजाही को बढ़ाया कैसे जाए इस पे काम किया, यानी कि समिति की संतुति क्या थी, पूंजी थी। इसके बाद था एक गायपोरिया समिति ने बैंकों के ही बारे में बात की कि कैसे उसकी दक्षता बढ़ाई जाए, बैंकों की दक्षता के बारे में गायपोरिया समिति ने बात की। फिर एक भाई साहब थे, इनका नाम था एमबी शाह समिति, और एमबी शाह समिति का संतुष्टि क्या थी, जो काला धन है, कहाँ है 15 लाख काला धन। ठीक है, तो
तो काला धन की संतुतियों के बारे में एनबी शाह समिति को याद किया जाता है। एनबी शाह समिति की संतुति कितनी थी? काला धन पे थी। तो नरसिम्हा समिति की संतुष्टि किस पे थी? बैंकिंग सुधार पे थी। आबिद अली एमएसएमई के, राजा चिलैया कर के लिए, तारापुर पूंजी के लिए, और गायपुरिया बैंकिंग दक्षता निर्माण के लिए, और एमबी शाह काले धन के लिए। इन समितियों के नाम आपको इसलिए याद रखने की जरूरत है क्योंकि पेट में कभी कभी हो सकता है मूड है तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे इस पे। ठीक है, चलिए भाई आगे बात करते हैं हम लोग। कुछ कृषिगत सुधार हुए और इसमें है ना कृषि वृत्ति, कृषि सुधार। तो कृषिगत सुधारों की बात करते हैं तो कृषिगत सुधार तो बहुत सारे 1954 से मान लेते हैं। ठीक है, 1954 में क्या हुआ? जमींदारी उन्मूलन स्टार्ट हुआ। फिर 1962 में आया हदबंदी। ठीक है, जो कि स्टार्ट तो सुधार तो 1948 से ही हो गए थे, और 1950 में आपको याद होगा भूदान आंदोलन। तो 51 में, सॉरी, विनोबा भावे जी द्वारा। तो 1954 जमींदारी, ये वो फैक्टर हो गए जो इतिहास से भी हैं, तो आप इतिहास में इसको कवर कर लीजिएगा। भूमि सुधार उतना ज्यादा नहीं, लेकिन भूमि सुधारों में थोड़ा सा इधर आप आइए तो आपको मिलेगा ग्रीन रेवोल्यूशन से पढ़ने लायक है, जो थोड़ा सा बदलाव लाएगा। 1967 से ग्रीन रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट आया वो आया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या? तो ग्रीन रेवोल्यूशन में रासायनिक उर्वरकों का महत्व बढ़ गया। अब रासायनिक उर्वरकों के महत्व से क्या हुआ? हाई, ठीक है, यील्डिंग जो आपके वो थे वीट या जो वैरायटी थे, सीड से बीज थे, उनका इस्तेमाल, उर्वरकों का इस्तेमाल, आधुनिक संयंत्रों का इस्तेमाल इसका मुख्य आधार था। और इसने क्या किया? उन क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता अत्यधिक कर दी जहां पर सिंचाई और जो जलोढ़ मिट्टी यानी कि मिट्टी की संपन्नता भी आवश्यक है कि जो उपस्थिति थी वहां पर इन्होंने कृषि उत्पादकता को बढ़ा दिया। ये संतुति किसकी थी? तो इसके लिए हम जिम्मेदार या फिर जो इसके लिए जो मेन इसके कर्ता धर्ता थे वो एमएस स्वामीनाथन थे। और विश्व में कौन से थे? तो उनका नाम याद रखना, नॉर्मन बोरलॉग, यूएसए से। ठीक है, याद रखना। तो एमएस स्वामीनाथन, इन्हीं के संतुति पे 2004 में राष्ट्रीय कृषि आयोग बना था, याद रखना। ठीक है, तो एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति कब आई? तो 1967 में प्रथम फेज में आई। ठीक, क्या था? तो रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल, आधुनिक संयंत्रों का इस्तेमाल, ठीक है, और आधुनिक पद्धतियों के इस्तेमाल से कृषि उत्पादकता को बढ़ाना ही मुख्य उद्देश्य था किसका? ग्रीन रेवोल्यूशन का। ठीक, चलिए भाई अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट उसमें दिया गया है, एक सिलेबस में दिया गया है, व्हाइट रेवोल्यूशन। तो व्हाइट रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। मिल्क प्रोडक्शन, ये संबंधित इससे है, मिल्क प्रोडक्शन से। कौन है इसका कर्ता धर्ता? तो उनका नाम है वर्गीस कुरियन। क्या नाम है इनका? वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को व्हाइट रेवोल्यूशन का पिता कहा जाता है भाई। कितने फेज में हुआ? तो याद रखना, ये 3 फेज में हुआ। कब कब हुआ? तो शायद मेरे ख्याल से 1970 में हुआ, फिर 80 में और 85 में। ठीक है, 10 साल का ड्यूरेशन है, 5 साल का ड्यूरेशन में। तो दूध में जो हमारी उत्पादकता है अत्यधिक कर दी इसने, व्हाइट रेवोल्यूशन ने। ठीक है, इसमें क्या 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 कहा गया? तो देखो सिंपल सा समझो, कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जैसे पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता बढ़ी होगी, तो इसमें चारे के ऊपर और क्या क्या उनके लिए आधुनिक तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है विधियां, उन सब के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया। तो ये व्हाइट रेवोल्यूशन कंडक्ट हुआ 3 फेजेस में, 70 में, 80 में और 85 में। ठीक, कौन है संस्थापक या जो पूर्तकर्ता कौन थे? तो वर्गीस कुरियन साहब थे। अब हम बात करते हैं कि कुछ बैंकिंग गतिविधियां, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन दिया गया। तो बैंकिंग गतिविधियों में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने क्या बताया था, आरबीआई को ताकत कहां से मिलती है? 1934 के अधिनियम से। लेकिन आरबीआई ने जब सरकार का निर्माण और आरबीआई की एक्टेड आया तो पहला आया बैंकिंग अधिनियम। बैंकिंग अधिनियम, ये बैंकिंग अधिनियम कब आया? 1949 में। बैंकिंग अधिनियम में ये बता दिया गया कि बैंक किस सीमा तक किसी पर्टिकुलरली इंसान के लिए कितने क्षेत्र में कितना क्या जो वित्तीय है सहायता दे सकती है। पहले क्या होता था ना, जो एक घराना बैंक को होल्ड कर लेता था, तो उसमें किसी अपने जो सहकर्मी है उनको किसी और का मेंबर बनाकर उनको वित्तीय जो सहायता प्रदान करना, इसके रेगुलेशन के लिए बैंकिंग अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है आज भी। उसके बाद में आया विभेदीकृत
विभेदीकृत अधिनियम या ऋण अधिनियम। अब ये आया 1972, हाँ 1972 में आया। ये विभेदीकृत अधिनियम क्या था? तो विभेदीकृत अधिनियम इसने ये बताया कि देखो बैंक थी शहरी क्षेत्रों में, तो उन्होंने ऋण जो दिया वो शहरी क्षेत्रों तक सीमित कर दिया, यानी कि इनका जो 100% ऋण आवंटन था वो शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित हो गया। लेकिन भारत जो था वो तो हमारा ग्रामीण ही है ना भाई। तो जो विभेदीकृत अधिनियम है, ऋण अधिनियम, उसने क्या बोला कि नहीं, आपको कुछ परसेंटाइल, हर एक बैंक को एक पर्टिकुलरली परसेंटाइल दे दिया गया कि आप इस क्षेत्र में, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को भी लोन देंगे। अगर आप ये नहीं पूर्ति कर पा रहे हैं तो आपके ऊपर आरबीआई कार्रवाई करेगा। यानी कि ऋण देने में विभेद उत्पन्न कर दिया किसने? विभेद या विभेदीकृत ऋण अधिनियम 1972 में। उसके बाद में आया लोकपाल। आपको पता होगा ओम्बुड्समैन ना, लोकपाल। लोकपाल का मतलब क्या है कि बैंकों में एनपीए मतलब नॉन प्रॉफिटेबल असेट्स बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, दक्षता कम हो गई, क्यों हो गई, इन सब के बारे में। एक हिसाब से कुछ उसका कस्टोडियन, एक हिसाब से उसका अभिभावक, जानकार, वो कब आया? 1995। बैंकिंग कार्य प्रणाली पर निगाह रखने के लिए जो तंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है 1995 का बैंकिंग लोकपाल अधिनियम। उसके बाद में आया सारफेसी एक्ट। सारफेसी एक्ट में ये बताया गया, जो देखो सारफेसी एक्ट मतलब एक हिसाब से समझो भगोड़ा अधिनियम जो अभी 2013 वाला शायद विधिकृत वाले से ही एडेड है। तो उसमें ये एड सारफेसी एक्ट 2002 में ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के लिए जो ऋण की जो प्रदत्ता है, मतलब बैंक के द्वारा जो ऋण का लिए एक निश्चित सीमा दी गई, इस सीमा तक के लिए आप ऋण दे सकते हो, उसके ऊपर सीमा जाने पर आपको आरबीआई को सूचित करना आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारफेसी एक्ट में लगाम या नकेल, ऋण जो एक होता है ना कि अपने सगे को जो बैंक को प्रोत्साहित करती थी या वित्तीय सहायता प्रदान करती थी, उस पर नकेल कसी गई, किसके द्वारा? सारफेसी 2002 के द्वारा। तो 3-4 चीजें रखनी, कौन सी? एक तो बैंकिंग अधिनियम 1949, फिर विभेदीकृत ऋण अधिनियम 1972, फिर लोकपाल 1995, फिर सारफेसी 2002। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। इसके बाद में कुछ चीजें जैसे सेबी के बारे में बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब? 1988, 1992 में इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। क्या करता है? तो ये बेसिकली सेंसेक्स जो होता है, सेंसेक्स जो 30 कंपनियों अधिसूचित है, निफ्टी में 50 कंपनियां सूचित है। भारतीय सेंसेक्स 1875 एशिया का पहला है, याद रखना। ठीक है, आप ये बताइएगा विश्व का पहला कौन सा सेंसेक्स है? ठीक, तो इनमें क्या होता है? शेयर मार्केट होता है, आपको पता होगा शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट के ऊपर रेगुलेशन कैसे किया जाए, इसकी वैधानिकता यानी जो ताकत है वो किसके पास में है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड यानी सेबी के पास में है। शायद कौन सा बुच कोई है इस समय, वही है सेबी के अध्यक्ष। इस समय देख लीजिएगा आप लोग, माधवी बुच करके नाम है उनका, एक बार देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में कुछ और अधिनियम आए, जैसे कि आया आपका पेंशन रेगुलेटरी। ठीक है, पेंशन PFRDA, पेंशन रेगुलेटरी, यानी कि पेंशन जो रेगुलेटरी आया वो 2003 में आया, और इसको सांविधिक अधिकार या वैधानिकता कब मिली? 2013 में। फिर उसके बाद में आया बीमा विनियामक जो है IRDIA, इरिडिया या इराडिया। ठीक है, हैदराबाद इसका हेडक्वार्टर याद रखना। ठीक है, कब आया? ये आया 1999 में, 2002 में इसको वैधानिकता मिली, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आएगा फिर FRBM। ये बजट में जो राजस्व घाटा है उसको सीमित कर दिया जाए, उसको कितने स्तर तक न्यूनतम रखा जाए, वो ये एक्ट बताता है, FRBM। राइट, ये कब आया? तो 2003 में आया। इसके बाद में कृषि क्षेत्र से एक बार आप याद देखिए कि नाबार्ड कब बना, देख लीजिएगा इसको, 1982 में नाबार्ड। ठीक है, और सिडबी कब बना? सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, तो सिडबी बना 1999 में, नहीं 90 में। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप चाहें तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा इनके बारे में, देख लीजिएगा कि SBI कब हुआ, ठीक है, नेशनलाइजेशन कब हुआ। उसके बाद में मुझे तो नहीं लगता है कि अब कुछ ऐसा बचा होगा जो पेपर की दृष्टि से बच गया हो।
तो ये था इकोनॉमी का आज का वीडियो। होपफुली आपको पसंद आया होगा, मेरी मेहनत भी आपको ठीक ठाक लगी होगी। क्योंकि एक वीडियो में कंप्लीट इकोनॉमी को करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने अपने स्तर से पूरी कोशिश की है कि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए और इस वीडियो को देखने के बाद लोग को इतना कॉन्फिडेंस मिल जाए कि इकोनॉमी के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मेहनत हो रही है और ठीक ठाक चल रहा है और कंटेंट में कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, तो आप मुझे सपोर्ट करिए और थोड़ा सा और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आवश्यकता है इसकी और आगे भी रहेगी। बस यही कहूंगा लास्ट नोट के साथ में, ताकत लगा दीजिए पूरी, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और 3-4 दिन बचे हुए हैं, ये लास्ट गेम है, अच्छे से खेल लीजिए। साल भर के लिए आपके पास वो लॉटरी आ जाएगी। 90 नंबर ले आइए, कोई भी पेपर आएगा ना, मार्क्स मैं बोल रहा हूँ 90 ले आइए, 10 वैकेंसी आएंगी, बुलाए जाओगे। तो कोशिश करो उतना ले आओ कि अगर एक वैकेंसी आए तो भी मैं बुलाया जाऊँ। सिंपल सा ये है मेरा कॉन्सेप्ट। बचना कुछ नहीं चाहिए, SSC को भी पता चले कि तुम पेपर देने गए हो। तो इस तरह से पढ़ो और मन लगा के पढ़ो। चलिए, मेहनत करते रहिए और तैयारी करते रहिए। होपफुली ये आपका ऐसा पेपर होगा जो आपके आसपास वाले जल के में भस्म हो जाएंगे। कोशिश करिए एकदम तड़कता भड़कता पेपर दे के आइएगा, तैयारी करिए। मेरा तो बस आपको पहुंचाता रहूँगा जहाँ तक है, ठीक है। चलिए, इसी नोट के साथ धन्यवाद।